नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी, द इम्पॉसिबल मर्डर, पार्ट 3। अगर वैसा था तो उस पर दिमाग खपाने का कोई लाभ नहीं होना था। अंततः मैंने आभास जैन द्वारा बनाई गई वीडियो को देखना शुरू किया। वह ट्रेड वीडियोग्राफर भले ही नहीं था, ना ही उस काम को किसी वीडियो कैमरे से अंजाम दिया था, मगर फिर भी कमरे का जर्श जर्श उसमें नजर आ रहा था। और उस जरे जरे में मैंने कम से कम एक ऐसी बात जरूर खोज निकालती जो मेरे काम की हो सकती थी। जो ये थी, बेड पर बिछी बेडशीट का पायताने की तरफ नीचे लटक रहा एक कोना बुरी तरह सिकुड़ा हुआ था, और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसमें रगड़कर अपने हाथ पोंछे हों। फिर वीडियो में वह थोड़ा भींगा हुआ भी दिखाई दे रहा था। आभास ने पूरे कमरे को जूट किया था, इसलिए मैं कह सकता था कि कमस आज भी मुझे ज्यों का त्यों मिला था, न कि किसी ने, जैसे कि कातिल ने बाद में वहां कोई छेड़खानी करने की कोशिश की थी। मगर अहम सवाल ज्यों का त्यों बना रहा कि भूपेंद्र जैन मरा तो आखिर मस कैसे। मैं उस उधेड़बुन में लगा ही था कि तभी मेरा मोबाइल रिंग होने लगा। कॉल सावित्री अग्रवाल की थी, जिसे मैंने तुरंत अटेंड कर लिया। कहिए मैडम। अभी अभी लवन्या ने एक बात बताई है मुझे, सोचा इन्फॉर्म कर दूं। अच्छा सोचा, बताइए क्या बात है। भैया की मौत के सप्ताह भर बाद ईशान और आभास किसी चीज की तलाश में उनके कमरे की खाक छान रहे थे। लवन्या कहती है कि उस कोशिश में उन लोगों ने पूरी की पूरी बुक शेल्फ खाली कर दी थी। और कुछ नहीं, इतना ही, अब रखती हूँ कहकर दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। क्या मेरा सोचा ही सही था? क्या सच में मरने वाला वसीयत साइन कर गया था? बख्श ही मेरा ध्यान लवन्या के इस बयान की तरफ चला गया कि वकील के आगमन के कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की अपने बाप के साथ तगड़ी बहस हुई थी। क्या तकरार की वजह वसीयत रही हो सकती है? हो तो सकती है। फिर मुझे अपनी वह बात सच होती दिखाई देने लगी जिसका जिक्र मैं महज दुर्गेश चौटाला को बिठाने के लिए कर आया था। मतलब होने को ये भी हुआ हो सकता है कि दोनों भाइयों को वसीयत के किसी खास प्रावधान पर आपत्ति थी, जिसके कारण उनका अपने बाप के साथ झगड़ा हुआ था। बाद में उन लोगों ने वसीयत तो गायब की ही, साथ में वकील के ऑफिस से उसका ड्राफ्ट भी गायब करवा दिया था। और वह प्रावधान इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि मरने वाला वसीयत में कोई बड़ी रकम अपनी बहन के हवाले कर गया था। मगर समस्या ये थी कि विल अगर दोनों भाइयों के हाथ लग गया था तो उसे फौरन नष्ट कर दिया गया होगा, और वह क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं थी इसलिए उस बात को साबित कर पाना अब मुमकिन नहीं था। यूं ही सोच विचारों के घेरे में फंसा मैं कब नींद के हवाले हो गया मुझे पता भी नहीं लगा, जबकि डिनर करना अभी बाकी था। शनिवार 03 फरवरी सुबह 10 बजे मैंने सौरभ यादव को कॉल लगाया। कई बार कॉल लगाया मगर दूसरी तरफ से रिसीव किसी ने नहीं किया। घंटी हर बार बजी थी। जिसे काटने की कोशिश की गई होती तो मुझे पता लग गया होता, जो कि नहीं की गई। थोड़ी देर बाद फिर से उसका नंबर डायल किया तो बिजी मिला। मैंने दोबास दिया, ट्राई कर डाला मगर नंबर हर बार बिजी जाता रहा। 20 मिनट बाद मैंने फिर से कोशिश की। इस बार नंबर बिजी तो नहीं मिला, लेकिन कॉल फिर भी पिक नहीं की गई, जो कि हैरानी की बात थी। क्या वह जानबूझकर कॉल नहीं ले रहा था? खैर, सौरभ यादव का पता जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सावित्री अग्रवाल को फोन लगाकर उस बारे में पूछा, तो थोड़ी देर होल्ड पर रखने के बाद उसने मुझे ओखला फेज 1 का एक पता नोट करा दिया,
जो कि तहखंड गांव के किराए के एक कमरे का था। 11 बजे के करीब मैं उस पते पर पहुंचा तो ये देखकर निराश हो उठा कि वहां ताला लटक रहा था। मैंने एक बार फिर यादव का नंबर डायल किया, मगर इस बार भी कॉल अटेंड नहीं की गई। सौरभ अब यहां नहीं रहता। वो आवाज मेरे पीछे से आई थी। मैंने घूमकर देखा तो 35 से 40 साल के एक शख्स को गलियारे के दूसरी तरफ सामने वाले दरवाजे पर खड़ा पाया। पहले तो यहीं रहता था। हाँ, लेकिन कल शाम कमरा खाली कर गया था। उससे पहले भी कई दिनों से यहां नहीं दिखा था। मैंने पूछा तो बताया कि अपने गांव जा रहा था, जहां उसका इरादा खेती बाड़ी करने का था। सामान वगैरह ले गया। हाँ, कल उसी के लिए तो आया था। यहां कब से रह रहा था? तुम्हें नहीं मालूम? उसने संदिग्ध भाव से मेरी तरफ देखा। नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। फिर खोज क्यों रहे हो? पुलिस का मैटर है भाई। ओह सॉरी, क्या कर दिया उसने? जहां काम करता था वहां से चोरी करके भागा है। मालिक ने कंप्लेन की है। कमाल है, ऐसा दिखता तो नहीं था। किसी की शक्ल पर थोड़े ही लिखा होता है कि वह चोर है। फिर चोरी उसने गुस्से में आकर की थी, क्योंकि कई महीनों से मालिक ने उसे तनख्वाह नहीं दी थी, जबकि एक बार वह कह रहा था कि जहां काम करता है वहां बस ऐश ही ऐश है। ये भी कि मालिक उसे बहुत मानते। 30 त्योहार पर 1000-2000 रुपए भी दे दिया करते थे। हो सकता है पहले ऐसा रहा हो, मगर अभी सच यही है कि उस पर चोरी का इल्जाम है, जो पता नहीं उसने किया है या किसी सुंदक के चलते घर के मालिक ने पुलिस में उसकी कंप्लेन कर दी। किया ही होगा, तभी तो अचानक अपने गांव चला गया। ठीक कहते हो। तुम्हें पता है उसका गांव कहाँ है? बनारस का रहने वाला था, मगर एड्रेस नहीं मालूम। कोई मिलने जुलने आता था। कभी कभार एक लड़की आ जाया करती थी, जिसके बारे में एक बार उसने बताया था कि उसके साथ शादी करने वाला है। सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। इसमें हैरानी की क्या बात है? उसकी औकात लड़की की औकात से मैच नहीं करती थी। वो तो किसी बड़े घर की लगती थी। खूब गोरी चिट्ठी थी और हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनकर आती थी, जैसे कि जीन्स और टी शर्ट। उस पर एक निगाह डालकर ही पता लग जाता था कि वह किसी बड़े बाप की औलाद थी। ऐसी लड़की सौरभ यादव से मिलने आती थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। आती तो थी, मगर मैं ये नहीं जानता कि वह कौन थी, दिखती कैसी थी। मेरा मतलब है उसकी सूरत बयान कर सकते हो? बताया तो गोरी चिट्ठी थी, आधुनिक कपड़े पहना करती थी। अरे भाई, जैन लक्स कैसे थे? अच्छा वो? नहीं, मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं देखा उसे, क्योंकि सीढ़ियां चढ़कर वह सीधा सौरभ के कमरे में जा सकती थी, जो उसके लिए दरवाजा खोलकर पहले से तैयार रहता था। और उस वक्त क्योंकि मेरी तरफ लड़की की पीठ ही हुआ करती थी, इसलिए उसके चेहरे पर मेरी नजर कभी नहीं पड़ी। दिन में आती थी। मैंने तो जब भी देखा दिन में ही देखा था। वैसे हो सकता है रात को भी आती हो, या दिन में आकर रात तक यहीं रुकी रह जाती हो। अब मैं हर वक्त दरवाजे पर खड़ा होकर ये तो नहीं देख सकता कि वह गई या नहीं गई। ठीक कहते हो कहकर मैंने पूछा, उसके अलावा कोई मिलने जुलने आता था यादव से? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है भाई, थैंक यू कहकर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीचे कार में बैठकर मैंने बहुत ही निराश भाव से सब इंस्पेक्टर आदित्य अहिरवाल का नंबर डायल किया, जो कि उसने तुरंत अटेंड कर लिया। कोई गुड न्यूज देना यार प्लीज। नहीं है, लेकिन हाथ पांव मारने का वक्त आ चुका है।
वह भी लीड जैसा ही मेरे भाई, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता सूझ ही रहा था। बताओ क्या करना है? पहले तुम बताओ कि क्या भूपेंद्र जैन के घर से निकाले जा चुके नौकर सौरभ यादव से कोई पूछताछ की थी? नहीं। क्यों? एक बार उसके किराए के कमरे पर सिपाही भेजा था, मगर उस वक्त वह नहीं मिला और बाद में यादव का नाम मेरे ध्यान से इसलिए उतर गया क्योंकि फॉरेंसिक वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अब मैं किसी मामूली नौकर से ये तो उम्मीद नहीं कर सकता कि उसने अपने मालिक की हत्या ऐसे अफलातूनी तरीके से कर दी हो, जिसका पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पा रहे थे। अब मिलना पड़ेगा अहिरवाल साहब। तो मिल लेंगे, उसका एड्रेस तो है ही मेरे पास। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीते रोज वह अपना कमरा खाली कर गया। पड़ोसी से बोलकर गया था कि अपने गांव जा रहा है, जहां उसका इरादा खेती बाड़ी करने का था। ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं, अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि उसका मोबाइल एक्टिव है। तुम उसकी करंट लोकेशन निकलवा लो तो पता ठिकाना हासिल होकर रहेगा। फिर हम दोनों उससे मिलकर देखेंगे कि भूपेंद्र जैन की मौत के बारे में वह क्या जानता है। ज्यादा कुछ नहीं तो इतना फिर भी बता देगा कि मालिक ने अपने फेवरेट नौकर को घर से क्यों निकाल दिया। कहीं गांव ही निकल गया हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए लोकेशन का पता लगाओ, वह भी जल्द से जल्द, क्योंकि उसके किरदार में मुझे भेद दिखाई देने लगा था। कैसा भेद? जवाब में मैंने सौरभ के पड़ोसी से सुनी बात दोहरा दी। कमाल है, सुनकर वह बोला, वैसी लड़की एक ऐसे शख्स से मिलने आती थी जो जैन के घर में नौकर था, या उसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर आंक लिया होगा, क्योंकि लड़की खूबसूरत हो, मॉडर्न ड्रेस में हो, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं, यादव से ही पूछ लेंगे। पहले उसकी लोकेशन तो निकलवाओ। नंबर है तुम्हारे पास? मुझे खोजना पड़ेगा। हाँ, सेंड करो, फिर देखो कि सब इंस्पेक्टर आदित्य अहिरवाल क्या कर सकता है। बढ़िया कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर यादव का नंबर उसे व्हाट्सएप कर दिया। अहिरवाल ने हालांकि मुझसे अपना काम निकलवाना था, इसलिए मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मगर इस वक्त तो मैं यही सोचकर खुश था कि वह मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था। वजह भले ही उसका स्वार्थ थी, जो कि अगर वह नहीं कर रहा होता तो यादव की लोकेशन हासिल करने के लिए मेरे पास अपने दोस्त नरेश चौहान की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। 5 मिनट बाद उसने कॉल बैक कर मुझे बताया कि इंतजाम कर चुका था और बड़ी हद आए घंटे में जवाब हासिल हो जाना था। इतनी जल्दी मुझे बड़ी हैरानी हुई। फ्रेंड की मदद ली है भाई, जो क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का इंचार्ज है। वह ऑफ द वे हमारा काम कर देगा, बिना किसी की निगाहों में आए बिना है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, जबकि ऑफिशियली तो पता नहीं कितने दिनों में हो पाता। ठीक है, मैं घर पर रहकर तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। जरूर करो, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वापस फ्लैट में पहुंचकर मैं सीधा किचन में जा घुसा, क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं किया था। वहां मैंने मैगी और चाय तैयार किया, फिर ड्राइंग रूम में पहुंचकर टीवी पर न्यूज लगाने के बाद नाश्ता करने में जुट गया। मैंने मेरी जरूरत थी क्योंकि आसानी से तैयार हो जाती थी, जबकि चाय सिगरेट के बाद वह दूसरा नशा था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मगर बस चाहता ही था। वैसे कोई कोशिश मैंने आज तक नहीं की। आदित्य अहिरवाल की कॉल तब आई जब मैं इंतजार करते करते थककर ऑफिस जाने के बारे में सोचने लगा था।
क्योंकि आगे बढ़ने का दूसरा रास्ता फिलहाल नहीं सूझ रहा था। पूरा 1 घंटा वेट करवाया उसने, मगर जानकारी हासिल कर चुका था, इसलिए इंतजार का मलाल नहीं रह गया। उसका मोबाइल संगम विहार के इलाके में एक्टिव है, अहिरवाल ने बताया। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, कहकर मैंने पूछा, संगम विहार में कहा? गली नंबर 14 की किसी बिल्डिंग में, लेकिन लोकेशन में मकान नंबर का पता नहीं लग पाया है। हाँ, उधर कोई हनीफ मोटर वर्कशॉप है, जिससे अगली बिल्डिंग में यादव का बसेरा हो सकता है। हो सकता है? अगर उसका मोबाइल किसी और के पास नहीं है तो वह भी वहीं होगा। चलकर देख लेते हैं। कहाँ मिलेंगे? संगम विहार चौराहे के आसपास। क्यों न साथ चलें? पुलिस जीप से चलते हैं। मेरी कार से चलते हैं। जीप को उधर पहुंचकर वह फरार होने की कोशिश कर सकता है। तुम तो पक्का उसे अपराधी माने बैठे हो। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ वह बराबर जानता हो सकता है। ठीक है, थाने के बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ। 10 मिनट बाद निकलना, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। ओके कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मैं फ्लैट को ताला लगाकर नीचे पहुंचा और अपनी बलेनो में सवार हो गया। वह बलेनो जिसमें बैठते वक्त हर बार जूही मानसिंह की याद आ जाती थी। अनदेखा खतरा, तब ना तो आज की तरह मुझे धंधे में कोई मुकाम हासिल था, ना ही नई कार लेने जितनी हैसियत थी मेरी, मगर उस लड़की को मेरी कद्र बराबर हुई। तभी तो सीतापुर से 1 पैसे भी फीस लिए बिना वापस दिल्ली लौटने के बाद मुझे उसका भेजा 7 लाख का बैंक ड्राफ्ट हासिल हो गया। साथ में एक लेटर भी कि पैसे वापस मत लौटाना, जैसे वह जानती थी मैं लौटा ही देता। बहरहाल उसी के सदके 2017 में मैं बाइक से नई चमचमाती हुई कार में शिफ्ट हो पाया और 6-7 बाद भी उसी में सफर कर रहा था। वैसे गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, इसलिए भी उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही थी, वरना आज मैं नई गाड़ी लेने के लिए किसी जूही मानसिंह से हासिल मोटी फीस का मोहताज तो हरगिज भी नहीं था। 12 बजे मैंने संगम विहार की गली नंबर 14 के बाहर अपनी कार रोकी, फिर अहिरवाल के साथ भीतर दाखिल हो गया। आगे हनीफ मोटर वर्कशॉप तक पहुंचने में मिनट भर भी शायद ही लगे होंगे। कार गली के बाहर इसलिए छोड़ आया क्योंकि अंदर ले जाता तो वापसी में बैक करके निकालना पड़ता, जिससे मुझे कोफ्त महसूस होती थी। वर्कशॉप के बगल वाली बिल्डिंग 4 मंजिलों तक उठी थी और उसे देखकर लगता था कि वहां बस किराएदार ही भरे पड़े थे। ऐसे में हम दोनों पूछताछ करते ऊपर जाते तो हो सकता था यादव हमारी नाक के नीचे से निकलकर फरार हो जाता और हमें खबर भी नहीं लगती, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं पहचानता था। मैंने अहिरवाल को वहीं रुकने को कहा, इस हिदायत के साथ कि कोई भागता दिखाई दे तो उसे जाने न दे, बल्कि बिल्डिंग से किसी भी ऐसे मर्द को बिना पूछताछ के बाहर न जाने दे जिस पर उसे शक हो कि वह सौरभ यादव हो सकता है। उस काम को अंजाम देने में समस्या आ सकती थी, क्योंकि वह वर्दी में नहीं था, मगर था तो पुलिस वाला, इसलिए मुझसे बेहतर कर सकता था। शुक्र था उसने कोई आनाकानी भी नहीं की। तब मैंने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का एक दरवाजा खटखटाकर ये पूछ कि उस बिल्डिंग का मालिक कहाँ रहता था। जी वह साकेत में कहीं रहते हैं, एड्रेस नहीं मालूम मुझे। फोन नंबर तो होगा, चौबे जी का है। वह कौन है? मकान मालिक के दूर के रिश्तेदार हैं। यहाँ जो लोग ऑनलाइन किराया नहीं देते, उनसे वसूली करने के लिए वही महीने में 2 बार फेरा लगा लिया करते हैं। अभी कहाँ होंगे? क्या पता कहाँ होंगे?
किसी को किराए पर कमरा चाहिए हो तो चौबे जी ही देते हैं। ठीक है, नंबर दे दो उनका, कहकर मैंने उसका बताया नंबर अपने मोबाइल पर डायल किया और कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगा। तभी यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे से तेज कदमों से चलता हुआ निकला हो। पलटकर देखा तो एक सूट बूट वाले युवक की पीठ दिखाई दी, जो कि सौरभ यादव नहीं हो सकता था, क्योंकि सूट महंगा दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटाया और मोबाइल को कान से सताए बाहर खड़े अहिरवाल की तरफ बढ़ा, तो उसे तेज कदमों से उस सूट वाले युवक के पीछे बढ़ता पाया, जो अभी अभी बिल्डिंग से निकला था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई तो चौबे का नंबर डिस्कनेक्ट करके अहिरवाल का डायल कर दिया। उसने कॉल अटेंड कर ली। कहाँ भागे जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? सस्पेक्ट के पीछे। मैं समझा नहीं। जानते हो अभी अभी मुझे कौन बाहर आता दिखाई दिया? कौन? ईशान जैन। व्हाट? मैंने साफ पहचाना है। तो भी उसका पीछा करके क्या हासिल होगा? देखो तो सही कहा जा रहा है। अरे बाहर कहीं गाड़ी खड़ी होगी, उसमें बैठकर निकल जाएगा, कैसे पीछा कर पाओगे उसका? कम से कम यही देख लूं कि गाड़ी में कोई और मौजूद है या नहीं। ठीक है, कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ईशान जैन की वहां मौजूदगी की बस एक ही वजह मेरी समझ में आई, ये कि वह सौरभ यादव से मिलने आया था। क्यों आया था? बेशक वह हैरानी की बात थी। अगर उसने यादव को वापस काम पर रखना भी था तो उसे फोन करके आने को कह सकता था, या बड़ी हद किसी नौकर को भेज देता। उसे खुद वहां फेरा लगाने की क्या जरूरत थी? मैं अभी उस उधेड़बुन में लगा ही था कि उसी नंबर से कॉल बैक आ गई, जिसे मैं मिनट भर पहले डायल करके हटा था, जो किसी चौबे जी का था। हेलो, कॉल अटेंड करके मैं बोला, फोन किया था आपने? चौबे जी? जी बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब को एक केस में आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं तो वहां नहीं हूं सर, आने में वक्त लग जाएगा। आना नहीं है आपको, बस एक सवाल का जवाब देना है। पूछिए। कल कोई नया किराएदार रखा था आपने? नहीं। पक्का? हाँ जी, पुलिस से क्या झूठ बोलूंगा मैं। किसी और ने रख लिया हो जिसकी आपको खबर न हो? ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हमें पक्की खबर है। गलत खबर है साहब जी। वैसे नाम क्या है उस शख्स का जिसे आप तलाश रहे हैं? सौरभ यादव। ओह, एक मिनट लाइन पर रहिए। तत्पश्चात उधर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे किसी रजिस्टर के पन्ने पलटे जा रहे हों। फिर थोड़ी देर बाद चौबे की आवाज मेरे कानों में पड़ी। एक सौरभ यादव रहता तो है वहां, लेकिन वह 15 दिनों से रह रहा है, जबकि आप कहते हैं कि बीती रात आया था। इसलिए दोनों अलग शख्स होंगे। सुनकर मुझे फौरन याद हो आया कि यादव के पड़ोसी ने बताया था कि वह कई दिनों से वहां दिखाई नहीं दिया था, तो क्या उसने ठहरकर सामान शिफ्ट किया था? जरा उसका कमरा नंबर बता दीजिए। प्रत्यक्षतः मैं चौबे से बोला, हम जाकर चेक कर लेंगे कि यह वही सौरभ यादव है या नहीं जिसकी हमें तलाश है। चौथे फ्लोर पर 404 नंबर में रहता है। सीढ़ियों से बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आखिरी वाला कमरा है। ठीक है चौबे जी, धन्यवाद। पुलिस वाले ही हो न साहब? आपको शक है? नहीं, आपने धन्यवाद कहा न, इसलिए थोड़ी हैरानी हुई। हैरान मत हो भाई, आजकल हमने शऊर सीखना शुरू कर दिया है। सुनकर वह जोर से हंसा, फिर बोला, कौन हो? प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। मुझे कबूल करना पड़ा, लेकिन आया वाकई में पुलिस के साथ हूं। यहाँ
चाहो तो इंस्पेक्टर साहब से तुम्हारी बात करवा देता हूँ। रहने दो, मुझे क्या करना है, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सयाना बंदा था जो फोन पर ही भांप लिया कि मैं पुलिस वाला नहीं था। ईशान जैन के पीछे गया। अहिरवाल वापस लौटा। कुछ पता लगा, मैंने पूछा। हाँ, अकेला ही पहुंचा था और कार भी गली के बाहर तुम्हारी गाड़ी से बस थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। अब तुम बताओ, कुछ जान पाए या नहीं? एक सौरभ यादव का पता लगा है जो चौथी मंजिल पर रहता है, मगर वह 15 दिनों से यहीं है, इसलिए दोनों यादव अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या पता तहखंड वाला कमरा कल खाली किया हो मगर यहाँ पहले से लिए बैठा हो सकता है। चलो देखते हैं चल के। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर चौथी मंजिल पर पहुंचे। सामने मत देना इंस्पेक्टर साहब, साले के पिछवाड़े में गोली नहीं दाग दूंगा और खुद जेल चले जाओगे। अरे शुभ शुभ बोलो यार, तुम भी तो अच्छा अच्छा बोलो, बात वो कहो जो तुम्हारे बस में हो। नहीं कह सकता, पुलिस से बचकर भाग निकलना क्या मजाक है। मैंने उसे घूर कर देखा। अरे कहाँ तो नहीं भाग पाएगा। हाँ अब ठीक है। दरवाजे के बाहर कोई कांटबेल नहीं लगी थी, इसलिए मैंने जोर से उसे खटखटा दिया। फिर और फिर खटखटाया। अहिरवाल ने पुलिस के नाम की धौंस भी दी, मगर दरवाजा नहीं खुला। सौरभ यादव, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, वह थोड़ा उच्च लहजे में बोला। अब चुपचाप दरवाजा खोल दो, वरना तोड़ते देर नहीं लगेगी। और यूं हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही ज्यादा डंडे हवालात में तुम पर बरसेंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहीं मर तो नहीं गया साला? मैं जोर से हंसा। अगर जिंदा है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सो रहा होगा। इतनी गहरी नींद भी सोता है कोई? इस केस में तो सोता है। अमित और आरुषि को भूल गए तुम? हाँ भूल ही गया था। सवाल ये है कि अब करें तो क्या करें? सुनकर उसने दरवाजे को पूरी ताकत से भीतर को धकेला तो तुरंत नीचे की तरफ चौखट और पल्ले के बीच बड़ा गैप नजर आने लगा। सिर्फ ऊपर की कुंडी चढ़ाई गई मालूम पड़ती है। एक जोर का वार भी नहीं झेल पाएगी, कहकर उसने पूछा, तोड़ दूं? मैं हिचकिचाया, क्या पता सच में सो ही रहा हो। ठीक है, एक काम करो। क्या? दरवाजे के गैप में अपना जूता फंसा दो ताकि ये दोबारा बंद न होने पाए। उससे क्या होगा? मैंने पूछा। तुम करो तो सही। सुनकर मैंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया और उसे आधा से ज्यादा उस गैप में घुसेड़ दिया। बढ़िया, कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और उसका कैमरा ऑन करके गैप के आर पार किया। फिर अंदाजे से भीतर की तस्वीरें लेने लगा। यूं 3-4 तस्वीर खींचकर उसने अपनी कारस्तानी का रिजल्ट देखा तो अगले ही पल सूरत पर ऐसे भाव दिखाई दिए जैसे भूत देख लिया हो। क्या हुआ? मैं अपना पैर उस गैप से वापस खींचता हुआ बोला। अपना मोबाइल निकालो जल्दी। मैंने हड़बड़ाते हुए उस काम को अंजाम दिया। अब मुझसे इतना दूर जाकर खड़े हो जाओ कि मोबाइल के कैमरे में पूरा का पूरा दरवाजा दिखाई देने लगे। कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में मैंने वह भी किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो। किस चीज की? दरवाजा तोड़े जाने की, कहकर उसने अपने कंधे की एक जोरदार ठोकर गेट पर जमा दी। मैं उस नजारे को शूट करने लगा, क्योंकि इतना तो मेरी समझ में आ ही गया था कि सौरभ यादव मर चुका था। वैसा नहीं होता तो उस पुलिसिये ने दरवाजे पर जोर आजमाइश नहीं शुरू कर दी होती। चौथे धक्के में दरवाजा खुल गया। पता नहीं कुंडी हिलडुल कर नीचे सरक गई थी या उसने अपनी ताकत से उसे उखाड़ दिया था, मगर रिजल्ट सामने था।
फिर अहिरवाल ने दरवाजे को पूरा का पूरा खोल दिया। आगे जो नजारा मुझे दिखाई दिया वह किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक नजर भीतर डालते के साथ ही मुझे जोर की उबकाई महसूस हुई, जिसे जैसे तैसे करके रोकने में मैं कामयाब हो गया। कमरे की दाईं दीवार के साथ लगाकर लकड़ी का 6x4 की साइज वाला एक तख्ता रखा था, जिस पर मामूली बिस्तर बिछा हुआ था। उस बिस्तर पर एक शख्स चित लेटा था, ऐसे जैसे कि सो रहा हो। पेट से ऊपर के हिस्से में किसी प्रकार का कोई जख्म दिखाई नहीं दे रहा था, मगर पेट वह तो जैसे था ही नहीं। वाइटल आर्गन्स चिंदी चिंदी होकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। हर तरफ मांस के लोथड़े दिखाई दे रहे थे, जिनका कुछ हिस्सा सीलिंग से जाकर चिपक गया था, मगर उनसे खून नहीं टपक रहा था। मतलब जितना बहना था उतना बढ़कर सूख चुका था। हर तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं, जबकि कमरे की खिड़की बंद थी और बाहर की तरफ लोहे की ग्रिल लगी थी, जिसके कारण कोई उस खिड़की को कमरे में घुसने का जरिया नहीं बना सकता था। इस बार तो हत्यारे ने कहर ही ढा दिया, मैं बोला। वो तो उसने पिछली बार भी बराबर ढाया था विक्रांत। बस मरने वाले ने अपने शरीर को कंबल से ढक रखा था, इसलिए वहां के कमरे का इतना बुरा हाल नहीं होने पाया। फर्श पर पड़ा खून जम चुका है। तो ये कि ईशान जैन तो इसका कातिल नहीं हो सकता है ना? यानी है ये कत्ल का ही मामला। तुम्हें कुछ और लगता है? लगता तो नहीं चाहिए, क्योंकि 2 लोग सेम पैटर्न पर मारे जा चुके हैं। मगर सवाल ये है कि बंद कमरे में कोई दाखिल कैसे हुआ, या दाखिल अगर दरवाजा खुलवाकर हुआ था तो भीतर से बंद करके बाहर कैसे निकला? और ये कि इतना भयानक कत्ल करने के लिए हथियार क्या चुना था? अजीब गुंडी है यार, पता नहीं कभी मेरा प्रमोशन होगा भी या नहीं। मैंने हिंसी से उसे देखा। बहुत जरूरी है भाई, बीवी बच्चे रोज सवाल करते हैं। सुनकर मैं ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। सामने एक रहस्यमय ढंग से कत्ल की गई बॉडी पड़ी थी और उसे अपने प्रमोशन की चिंता खाए जा रही थी। अजीब पुलिस वाला था। है तो ये कत्ल ही मेरे भाई, और कातिल पक्का ईशान जैन ही है। कैसे जानते हो? इसकी कई घंटे पहले गई मालूम पड़ती है। सही कहा, कई घंटे पहले, ना कि कई दिन पहले। वही सही, मगर कत्ल के बाद ईशान इतनी देर तक यहाँ क्यों रुकेगा? नहीं रुका था। अभी वाला केस जरूर उसका दूसरा फेस रहा होगा। किस लिए? क्या पता किस लिए, लेकिन हत्यारा उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। जरा सोचकर देखो कि अपने घर से निकाले जा चुके नौकर से मिलने वह क्यों आया? क्या पता बिल्डिंग में किसी और से मिलकर लौट गया हो। नहीं, ये जगह उसकी हैसियत से मेल नहीं खाती, इसलिए यहाँ उसका कोई जानकार रहता भी नहीं हो सकता। मतलब वह मिलने तो यादव से ही आया था। भले ही कातिल हो या न हो, लेकिन उसके यहाँ आने की दूसरी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। महज शक के बिना पर तो उसे घर से उठा नहीं लोगे तुम? क्यों नहीं उठा सकता? बड़ा आदमी है। पितृहंता काहे का बड़ा आदमी विक्रांत साहब? वो क्या होता है? पिता का कत्ल करने वाला। ओह, ऐसे लोगों का तो जरा भी लिहाज न करूं। पहले साबित तो हो जाए वह बात, बल्कि उससे भी पहले तुम्हें कत्ल को कत्ल साबित करना होगा। कैसे करोगे? जो बात फॉरेंसिक पिछली बार नहीं खोज पाई, क्या गारंटी कि इस बार ढूंढ लेगी? पता नहीं क्या चक्कर है यार। और बिना किसी ठोस एविडेंस के अगर तुम ईशान को हिरासत में लोगे तो प्रमोशन भूल जाना इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वह बस रुबाब ही बनकर रह जाएगा। और क्या करूं मैं?
वही जो हालात में एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए, महकमे को सूचना दो, फिर लोकल पुलिस के आते ही हम यहाँ से निकल लेंगे जगह, क्योंकि तुम्हारे थाने के अंदर नहीं आती। इसलिए इसके कातिल को खोजने की जिम्मेदारी भी तुम पर आयद नहीं होती। होगा तो कोई एक ही शख्स। उम्मीद तो है, क्योंकि दोनों घटनाएं एक दूसरी की कॉपी जान पड़ती है। नौकर और मालिक में ऐसा क्या रिश्ता रहा हो सकता है विक्रांत, जो किसी ने इसे भी जैन की तरह खत्म कर दिया? और करना ही था तो पहले कत्ल के तुरंत बाद क्यों नहीं कर दिया? महीने भर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। क्या जवाब? 1 महीने हत्यारे को इसलिए लग गए क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसका राज किसी को पता था। यादव ने भी उस दौरान चुप्पी साध कर रखी, ये देखने के लिए कि पुलिस जैन के हत्यारे तक पहुंच पाती है या नहीं। और जब उसे लगा कि कातिल साफ बचे जा रहा था, तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बस ये नहीं जानता था कि पंगा अपने बाप से ले रहा था। उन बातों पर दिमाग तुम बाद में भी खपा सकते हो। सही कहा कहकर उसने मोबाइल निकाला और कंट्रोल रूम को फोन करने में जुट गया, जबकि मैं एक बार फिर बड़े ही ध्यान से कमरे का मुआयना करने में जुट गया। आगे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वैसा ही जैसा ही था, बल्कि हूबहू पहले वाले की कॉपी मौजूद था, जैसा जैन के कमरे में पाया गया था, जो कि यादव की मामूली हैसियत को देखते हुए शूट तो नहीं ही करता था। फिर मुझे एक नई बात सूझी। मैंने सावित्री अग्रवाल को कॉल लगाकर वहां के किचन में रखे छोटे वाले प्लास्टिक को चेक करने को कहा, तो उसने मिनट भर बाद कॉल करके बता दिया कि वह जहां का तहां मौजूद था। यानी वे कोई दूसरा प्लास्टिक था। अजीब पहेली थी, बल्कि मेरे जीवन का पहला ऐसा केस होगा जहां ये जानने की बजाय कि कातिल कौन था। मैं इस बात पर दिमाग खपा रहा था कि कत्ल के लिए कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था। संगम विहार पुलिस वहां 10 मिनट में पहुंच गई, मगर फौरन हमारी खातिरदारी नहीं हो पाई। आगे इलाके का एसीपी पहुंच, जिसने हम दोनों से जमकर पूछताछ की। फिर आधे घंटे बाद कहीं जाकर हमें वहां से जाने की अनुमति मिल पाई। शामरवाह की कसरत हो गई विक्रांत साहब। साला हमसे मुलाकात करने के बाद मैं होता तो क्या बिगड़ जाता उसका? कातिल का पक्का बिगड़ जाता। मतलब मुझे तुम्हारी इस बात से पूरा इत्तेफाक है कि यादव भूपेंद्र जैन की हत्या का भेद खोल सकता था। तभी कातिल ने उसे ठिकाने लगा दिया, भले ही मामले में ब्लैकमेलिंग जैसी कोई बात रही हो या ना रही हो। कहते हुए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऐसा क्या जानता रहा होगा, क्या पता? यानी अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा तुम्हारे? उसने बड़े ही निराश भाव से पूछा, जैसे मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। मुझे तो लगता था कि खैर कोई बात नहीं, मैं अभी यकीन करता हूं कि तुम इस केस को सॉल्व कर दिखाओगे। फिर एक रोज पहले ही तो तुमने ये केस अपने हाथ में लिया है और इतनी जल्दी दूसरी लाश बरामद हो गई। ये अच्छे संकेत हैं। देखो, इतना तो अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कातिल जो कोई भी है, वह 31 दिसंबर की पार्टी में मौजूद था। बाहर से पहुंचा होता तो कत्ल किसी और रोज होता, क्योंकि किसी घर में पार्टी हो या न हो, नए साल का स्वागत करने के लिए जगह तो हर कोई रखता है। बावजूद इसके कातिल ने वही वक्त चुना था, तो इसका मतलब यही बनता है कि ये इनसाइड जॉब है। बल्कि मेरा ध्यान बार बार अमित और उसकी बीवी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनकी हरकतें अजीब हैं, जिनकी कोई वजह होनी चाहिए। कैसी हरकतें? पार्टी वाली रात वह औरत गायब हो गई थी। क्या? यानी नहीं मालूम?
नहीं, तुम्हें किसने बताया? वो जानने से अच्छा है ये जान लो कि हुआ क्या था। क्या हुआ था? जवाब में मैंने आरुषि के छत पर गया होने की कहानी दोहरा दी। सब टली थे भाई। पूरी बात सुनकर वह बोला, इसलिए हो सकता है वह औरत भी नशे में छत पर पहुंच गई हो। मतलब उसे होश ही न रहा हो कि क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी। आगे हुआ ये होगा कि छत पर पहुंचकर वह कहीं बैठ गई जहां नशे में होने के कारण उसकी आंख लग गई। हो सकता है, लेकिन सवाल ये है इंस्पेक्टर साहब कि ईशान को उसे खोजने में 20 मिनट क्यों लग गए? वह घर इतना बड़ा तो नहीं है। लग भी सकते थे, क्योंकि पहले उसने नीचे के कमरों को चेक किया होगा। जाकि उसे सपना आना था कि आरुषि छत पर बैठी मिलेगी, जो वह सीधा वहीं पहुंच जाता और 2 फ्लोर्स को चेक करने में वक्त तो लग ही जाना था। 20 मिनट का थोड़ा ज्यादा दिखता है, मगर लग हो भी सकता है। आखिर ईशान ने भी ड्रिंक कर रखा था। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है इंस्पेक्टर साहब। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के कमरों को चेक करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक्त लगना था। बड़ी हद 10 मिनट लग जाते, मगर 20 तो हरगिज भी नहीं लगने वाले थे। क्या कहना चाहते हो? मेरा दिल कह रहा है कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही थी, वरना खोजने के लिए उसका पति होता जा कि ईशाना फिर जरूरत भी क्या थी। घर में ही तो थे वह। किसी को सपना थोड़े ही आना था कि रात के वक्त छत पर पहुंच गई होगी। तुम्हारा मतलब है पार्टी के दौरान दोनों इतने उतावले हो उठे कि सब्र नहीं कर पाए और आगे पीछे चलते हुए छत पर पहुंच गए ताकि अपने मन की मुराद पूरी कर पाते। छत पर नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। मेरा यकीन दूसरी मंजिल के किसी कमरे पर है जहां कोई नहीं रहता। फिर नीचे पार्टी चल रही थी, इसलिए जानते थे कि कोई ऊपर नहीं आने वाला। मतलब छत पर दोनों बाद में पहुंचे थे ताकि अपने मन की मुराद पूरी कर पाते। इसलिए क्योंकि 20 मिनट के गुजरे वक्फे को जस्टिफाई करना चाहता था। वह खुद आरुषि को साथ लेकर नीचे गया होता तो अमित को शक हो सकता था कि उसने इतना वक्त उसे खोजने में क्यों लगा दिया था। बल्कि ये बात थी उसके मन में चोर था। तभी उसने अमित को कॉल किया ताकि वहां पहुंचकर वह अपनी बीवी को नशे में धुत छत पर बैठा देख लेता, जो कि महज आरुषि की नौटंकी भर थी। ऐसा नहीं होता तो वह उसे अकेले भी नीचे लेकर जा सकता था। जरा सोचकर देखो इंस्पेक्टर साहब कि जो लड़की अपने पैरों पर चलकर छत तक पहुंच सकती थी, उसकी हालत बाद में इतनी बद क्यों हो जाती कि ईशाना अकेले उसे नहीं संभाल पाता। चलो मान लिया कि ऐसा ही था। मतलब दोनों रंगरलियां मनाने के लिए पार्टी से निकल गए थे, तो भी उससे भूपेंद्र जैन के कत्ल का क्या रिश्ता हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें पता लगाना पड़ेगा कि वैसा कोई रिश्ता उन दोनों के बीच था या नहीं। अगर था तो हम केस की जांच करते वक्त उस बात को ध्यान में रखते हुए कोई नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं था तो बात ही खत्म हो जाती है। पता कैसे लगेगा? मैं अपनी क्लाइंट से पूछकर देखता हूँ। अगर वह नहीं बता पाई तो मजबूरन वहां के नौकरों से सवाल जवाब करना पड़ेगा, और वे लोग मेरे पल्ले कुछ नहीं डालने वाले। मतलब तुम्हें साथ रहना पड़ेगा, और तब तक के लिए ईशान को यूं भूल जाओ जैसे वह संगम विहार में तुम्हें दिखाई ही दिया हो। वैसे मुझे हैरानी हो रही है कि जैसे तुमने उसे पहचान लिया वैसे ही उसने क्यों नहीं पहचाना तुम्हें? क्योंकि मैं सिविल ड्रेस में था। ऊपर से उसे वहां से जाने की जल्दी थी, इसलिए बाहर पहुंचकर नाक की सीध में बहता चला गया। हाँ, मेरी तरफ देख लिया होता तो झट पहचान जाता। अब तुम ये बताओ कि करना क्या है?
सावित्री से पूछताछ अगर अभी कर लो तो बेहतर होगा, ताकि उसका इनकार सुनने के बाद मैं घर के नौकरों का नए सिरे से बयान लेना शुरू करूं। सबका नहीं लेना है। फिर नहीं, इस काम को तुम रहने दो इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मेरे पास कहीं बेहतर आइडिया है। मतलब आज शाम तक मैं तुम्हें बता दूंगा कि ईशान का अपनी सहेलज के साथ कोई अफेयर है या नहीं। कैसे करोगे? आम पर निगाह रखो ना कि गुठलियों पर। चलो वही सही। अब एक कष्ट तुम्हें उठाना पड़ेगा। क्या? मुझे साकेत जाना है और फौरन पहुंचना है, इसलिए तुम्हें यहीं मेरी गाड़ी से उतरना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम मैं आटे ले लूंगा। थैंक यू कहते हुए मैंने कार रोकी, फिर उसके उतरने के बाद साकेत की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। 1:30 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। जैसा कि होना ही था, शीला रिसेप्शन पर बैठी थी। जो नहीं होना चाहिए था वह ये था कि पिज्जा खा रही थी। ये देखकर भी खाती रही कि मैं अंदर आ चुका था। आने जैसे ही मैं डेस्क के करीब पहुंचा, उसने यूं चौंककर मेरी तरफ देखा जैसे तभी जिगाह पड़ी हो। फिर अपने स्वर में कुल जहां की हैरानी उड़ेती हुई बोली, ओह माय गॉड, ये तुम हो? क्या सच में तुम ही हो? कहीं निगाहों का धोखा तो नहीं? धोखा ही है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करती। तो पार्टी चल रही है यहाँ। अरे तुम फिर बोले, यानी जिंदा हो? क्या बकती है? 2 रोज से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए न, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ जरूर कोई हादसा हो गया होगा। कोई अच्छी बात नहीं सोच सकती? वह भी सोचा था। क्या? यही कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे इस ऑफिस को कंटिन्यू रख पाऊंगी। मैंने अच्छा सोचने के बारे में पूछा था। यानी 2 बार अच्छा? ऐसा है तो नहीं, मगर तू कहती है तो चल वही सही। ओके, तो दूसरी बार जब मैंने लॉक बजाकर इस बात की तसल्ली कर ली थी कि ऑफिस तुम्हारे बिना भी चल सकता है और कमाई पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तब मैंने दूसरी बार कुछ अच्छा सोचा। क्या? ये कि बाद में तुम जिंदा निकल आए तो क्या होगा? सुनकर मैंने कड़ी निगाहों से उसे घूरा और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और उसके वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा, जो कि उसने आना ही था, क्योंकि जमकर वाही तबाही बके बिना उसके कलेजे को ठंड कभी नहीं पहुंचती थी। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में कदम रखा और मेरे सामने आकर बैठ गई। कोई फायदा नहीं होगा, वह बोली। किस बात का? सिगरेट पीकर आत्महत्या करने की कोशिश का। मतलब अगर तुम मेरे मन की मुराद पूरी करने के लिए वैसा करना चाहते हो तो जाकर रेलवे लाइन पर लेट जाओ, पंखे से लटक जाओ, तब शायद बात बन जायो। मगर रेलवे लाइन पर लेटने से पहले ये पता कर लेना कि वहां से कोई ट्रेन गुजरने वाली थी भी या नहीं। इसी तरह पंखे पर लटकने से पहले उसकी मजबूती जरूर भांप लेना, वरना पहले सिनेरियो में तुम भूख प्यास से व्याकुल हो उठोगे और दूसरे में अपने हाथ पांव तुड़वा बैठोगे। और कोई सलाह देना चाहती है? हाँ, एक आखिरी वाली। क्या? जान देने से पहले अपना फ्लैट जरूर मेरे नाम कर जाना, किराए पर रहने से बच जाऊंगी। फिर मैं सबको बड़े गर्व के साथ बता पाऊंगी कि दिल्ली में मेरे पास एक फ्लैट है। तू सच में इतनी बड़ी कमीनी है या सिर्फ बनने का नाटक करती है? तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? कमीनी बोलकर नहीं, मेरे कैरेक्टर को नौटंकी बताकर। सुनकर बख्श ही मेरी हंसी छूट गई। सब खैरियत तो है? वह संजीदा हो गई। हाँ, अभी तक तो है, आगे भी रहेगी अगर तू मेरा एक काम कर दिखायो। सॉरी, मर्डर नहीं करती माँ। मतलब?
आत्महत्या करने की हिम्मत दवा देने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं तो वह मैं नहीं कर सकती। कैसे पाऊंगी विक्रांत? शुक्र है थोड़ी ही सही तुझे मेरी फिक्र तो है। करनी पड़ती है। कत्ल के इल्जाम में जेल चली गई तो तुम्हारा ऑफिस और फ्लैट मेरे किस काम आएगा? तू मुझे मारे या न मारे, लेकिन ऐसे ही वाही तबाही बकती रही तो एक दिन मेरे हाथों तेरा कत्ल जरूर हो जाएगा। शामरवाह की बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे पर क्यों नहीं आते? तू आने दे तब ना। देखा फिर बात को लंबा खींच रहे हो, बताओ क्या करना है? मैंने बताया। खुद क्यों नहीं करते? मैंने वह भी बताया। कब करना है? अभी। ओके, एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना कहकर वह हवा के झोंके की तरह मेरे केबिन से निकल गई। मैंने सोवा रिसेप्शन पर गई होगी, मगर थोड़ी देर बाद भी जब कोई आहट न मिलने पर उठकर देखा तो पाया रिसेप्शन खाली पड़ा था। तब मैंने मोबाइल निकालकर भूपेंद्र जैन का एड्रेस उसे सेंड किया और कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से कत्ल के तार जोड़ता हुआ केस की बिखरी पड़ी कड़ियों को समेटने की कोशिश में जुट गया, इसलिए क्योंकि हाथ पांव चलाने से कहीं ज्यादा इस केस में दिमाग चलाने की जरूरत थी। मेहनत का क्या था, वह पुलिस जी भर कर पहले ही कर चुकी थी। ये एक अच्छी बात थी कि केस मेरे पास तब पहुंचा था जब पुलिस हार मान चुकी थी। मतलब मुझे उनकी जांच से आगे काम करना था, जो कि मैं कर रहा था। किसी नतीजे पर पहुंचने में बेशक वक्त लगना था, मगर मुझे इतना तो विश्वास था कि हत्यारा मेरी निगाहों से बच नहीं सकता। और यादव की मौत के बाद इस बात का भी पूरा यकीन आ गया था कि दोनों मामले कत्ल के ही थे। जबकि जैन के ड्राइवर के बताए मुताबिक पेट में बनी एसिडिटी पेट फाड़कर बाहर निकल गई थी। उसके बयान को याद करके बरस ही मेरी हंसी छूट गई। शाम 6 बजे शीला वापस लौटी। तब तक मैं ऑफिस में ही बैठा रहा था, क्योंकि करने को प्रत्यक्षतः कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, दिमागी घोड़े मैंने बहुत दौड़ाए, मगर किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच पाया था। क्या रहा? मैंने पूछा। अरे कम से कम सांस तो ले लेने दो। पैदल आई हो? नहीं, कैब से। फिर हाफ क्यों रही हो? तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि कितनी मेहनत करके आ रही हूं। वो एहसास मुझे पहले से ही है, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं। ओके, डोंट ओके। मैं ड्रामा बंद कर देती हूं। यानी वही कर रही थी, और नहीं तो क्या सच में हाफ रही हूं? ऐसी नब्ज, जो बल, लेकिन बल तो बहुत है मेरे भीतर, दिखाऊं? रहने दो, शामरवाह मेरी मेज टूट जाएगी। यानी डरते हो मुझसे? हाँ, फिर ठीक है, अब मुझे की बात करती हूं। कहो। तुम्हारा शक सही भी हो सकता है। हो सकता है? 99.999% उसके सही होने की ही गुंजाइश है। बस वो आखिरी वाला 0.001 गड़बड़ कर सकता है, जो ये है कि किसी ने उन दोनों को रंगरलियां मनाते अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। जैसे उन्हें कुछ करना हो तो खुलेआम करेंगे। नहीं करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों में अफेयर चल बराबर रहा था। पता कैसे लगा? कड़ी मेहनत और रिजल्ट हासिल करके दिखाने के जुनून से। अरे मेरा मतलब था, जो जाना वह किससे जाना? कई लोगों के बयानों के मिश्रण से नतीजा निकाला है, जिनमें सबसे अहम है घर की कमउम्र नौकरानी लावण्या। पहले तो वह कुछ बताने को ही राजी नहीं थी, मगर जब मैंने उसे अपनी दोस्ती का हवाला दिया तो आखिरकार वह मुंह खोल बैठी। तुम दोनों की दोस्ती कब हो गई? मैंने पूछा। सवाल करने से 1 मिनट पहले होकर हटी थी।
तब जब मैंने उसे बताया कि कभी मैं भी उसी की तरह एक बड़े आदमी के घर में नौकरानी हुआ करती थी, ये भी कि उस बड़े आदमी का कत्ल हो गया, जो बाद में पता लगा कि उसी के बड़े बेटे ने कर दिया था, इसलिए कर दिया था क्योंकि उसका अपनी सहेलज के साथ अफेयर था, जो बाप ने देख लिया और उसे अपने विरसे से निकाल बाहर करने की धमकी दे दी थी। अब मेरी और उसकी कहानी मिलती जुलती थी, इसलिए दोस्ती हो गई। कहीं ये सच ही तो नहीं है क्या? सच में बड़े जैन ने ईशान को सहेलज के साथ देख लिया और उस बात पर भड़कर अपनी जायदाद से निकाल बाहर करने की धमकी दी हो? ये कलयुग है गोरल साहब, वहाँ माँ बाप अपनी औलाद की 100 गलतियां माफ करके भी उसे सीने से लिपटाए रहते हैं, ना कि एक अफेयर की वजह से उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। मतलब सतयुग या द्वापर में कर दिया करते थे। वो तुम जानो, क्योंकि मेरी उतनी उम्र नहीं है। मैं तो विक्रांत से पृथ्वी पर बैठा हूँ, है ना? तुम पूरी बात सुनना चाहते हो या नहीं? बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। तो ये टोका टाकी करना बंद करो। समझ ले, कर दिया। गुड, अब एक घटना के बारे में सुनो। 30 दिसंबर को पूरी जैन फैमिली डिनर के लिए बाहर जाने वाली थी विद मिस्टर एंड मिसेस अमित अग्रवाल, जिसके लिए एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराई जा चुकी थी। फिर 2 बातें हुई। पहली ये कि आरुषि की तबीयत खराब हो गई और उसने जाने से मना कर दिया। दूसरी ये कि ईशान के एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और उसे कहीं जाना पड़ गया। अमित ने बीवी की खातिर रुकना चाहा तो उसने एक तरह से जबरन उसे बाकी लोगों के साथ भेज दिया, ये कहकर कि वह थोड़ा आराम करके भली चंगी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? फ्रेंड को देखने गया ईशान, आधे घंटे में वापस लौट आया और लौटकर आरुषि का हाल चाल जानने के लिए गेस्ट रूम में चला गया, जहां वह आराम फरमा रही थी। लावण्या कहती है कि उसके 5 मिनट बाद वह ईशान को चाय कॉफी पूछने के लिए दरवाजे पर पहुंची और दस्तक देने ही जा रही थी कि भीतर से आती अजीब अजीब सी आहटें सुनकर उसने अपना हाथ रोक लिया। कैसी आवाजें? जैसे एक मर्द और औरत मस्ती कर रहे हों। तब उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, मगर उसे थोड़ा धक्का देकर ये जरूर पता लगा लिया कि वह भीतर से बंद था। अगर ईशान महज उसका हाल चाल पूछ रहा होता तो उसे दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत दिखाई तो नहीं दी थी ही नहीं। अब उसी तरह की एक दूसरी घटना के बारे में सुनो जो उससे 2 दिन पहले की थी। 28 दिसंबर को शाम 7 बजे ईशान उसे अकेले शॉपिंग के लिए ले गया, जहां से दोनों रात 11 बजे वापस लौटे। और अमित के ये पूछने पर कि इतना वक्त क्यों लग गया, ईशान ने हंसते हुए कहा कि इसलिए लग गया क्योंकि दोनों ऐश कर रहे थे। सुनकर अमित ने उसे मजाक समझा और बात आई गई हो गई, यानी सब बयान भी कर दिया और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। हाँ, यही बात थी। इसलिए पार्टी वाली रात भी दोनों पक्का वही सब दोहराने लिए ऊपर के किसी कमरे में पहुंच गए होंगे, क्योंकि जानते थे कोई उनके पीछे नहीं आने वाला। गुड जॉब। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईशान और आरुषि के बीच अफेयर है तो उसका भूपेंद्र जैन के कत्ल से क्या लेना देना हो सकता है? एक बार को ईशान मारा गया होता तो हम सोच भी लेते कि उसका कत्ल अमित ने किया हो सकता है। बात यह है बड़े वाले जासूस साहब कि तुमने अभी तक केस की डिटेल्स मुझे नहीं दी है, इसलिए कोई राय कायम कर पाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो तुम अब सुन लो मेरे से, कहकर मैं विस्तार में उसे सब कुछ बताता चला गया। बीच बीच में उसने कुछ सवाल भी किए, जिनके जवाब मैंने हाथ के हाथ दे दिए। बड़ा अजीब मामला है। पूरी बात सुनकर वह बोली, है तभी तो महीना भर बाद भी पुलिस को हत्यारे का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
तब तक लगेगा भी नहीं जब तक ये नहीं पता लग जाता कि दोनों मौतें हुई कैसे थीं। बल्कि जैन के बाद अब यादव उसी पैटर्न पर नहीं मारा गया होता तो मैं यही कहती कि ये कत्ल नहीं है। लेकिन दूसरी मौत के बाद वैसा कहना गलत होगा। मैंने एक सवाल किया था तुमसे। हाँ किया था, और उसका सबसे आसान जवाब ये है कि जैन की मौत में अमित और आरुषि के अफेयर का कोई रोल नहीं हो सकता। फिर ये सब वसीयत का चक्कर मालूम पड़ता है। कैसे? पहले वकील का फेरा लगा घर में, जिसके बाद बाप के साथ दोनों बेटों का झगड़ा हुआ, और उस मामले में मुझे तुम्हारी इस थ्योरी से पूरा इत्तेफाक है कि झगड़े की वजह वसीयत थी, जिसमें अपनी संपत्ति का कोई बड़ा हिस्सा मकतूल ने अपनी बहन के नाम कर दिया था। उस बात की खबर लगते ही दोनों बेटे भड़क गए, इसलिए कत्ल उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर भी रहा हो सकता है, जिसके बाद वसीयत गायब कर दी गई, बल्कि नष्ट कर दी गई, और पुलिस को ये न पता लग सके कि उसके प्रावधान क्या थे। इसलिए वकील से कहकर उसकी कॉपी भी डिलीट करवा दी गई। मगर पुलिस अगर अपनी पर ही उतर आए तो वकील साहब का कंप्यूटर जब्त करके उसकी हार्ड डिस्क रिकवरी के लिए स्कैन कर सकती है। यानी जिस चीज का वजूद खत्म किया जा चुका था वह फिर से सामने आ जाएगी। कंप्यूटर कॉपी से हमें वसीयत के प्रावधानों का पता लग जाएगा, मगर उससे हमारी क्लाइंट का क्या भला होगा? कुछ नहीं। लेकिन मामले को समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, वरना तो पुलिस की तरह बस भटकते ही रह जाओगे। फिर एक रोज तुम और पुलिस दोनों हार मानकर अपने हाथ खड़े कर दोगे। ऐसा तो खैर मैं नहीं करने वाला, करना भी नहीं चाहिए, वरना कल को तुम्हारे मुंह पर कालिक पुत जाएगी। 100% केस हल कर दिखाने का जो सेहरा तुम अपने सिर पर बांधे फिरते हो वह उतर जाएगा। मगर सवाल ये है कि पुलिस को उस काम के लिए तैयार कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर आदित्य अहिसवाल वह सब कुछ करेगा जो मैं चाहूंगा कि पुलिस करे, क्योंकि उसे इस केस में अपना प्रमोशन छिपा दिखाई दे रहा है। फिर देर किस बात की, उससे बात करो। अभी करता हूं कहकर मैंने अहिसवाल को कॉल लगा दिया। कुछ पता लगा विक्रांत साहब? उसने बड़े ही उतावले अंदाज में पूछा। बल्कि जब फोन करे ऐसा कुछ न कुछ पूछ ही बैठता था। हाँ लगा, ये बात करीब करीब साबित हो गई है कि ईशान का अपनी सौतेली माँ के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कातिल वही है। ये भी सकता है, मगर साबित करना आसान नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़ने का एक रास्ता जरूर दिखाई दे रहा है। अगर तुम मेरा कहा करने को तैयार हो जाओ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। समझ लो मैंने तुम पर बहुत बड़ा दाव लगा रखा है। मतलब तुम जीते तो मैं जीता। ऐसे में किसी भी प्रकार की मदद के लिए निःसंकोच कह सकते हो। थैंक यू। अब बताओ क्या करना है? मैंने बताया, ये इतना आसान काम नहीं है विक्रांत, क्योंकि दुर्गेश चौटाला बड़ा नाम है। उसके ऑफिस की हार्ड डिस्क जब्त करने के लिए हमें कोर्ट ऑर्डर हासिल करना पड़ेगा, और तब तक उसे भनक लग गई तो पूरी की पूरी डिस्क ही गायब कर देगा, या हो सकता है पहले ही वैसा कुछ कर चुका हो। फिर कैसे बात बनेगी? बन सकती है, बस टेढ़ा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। जो चीज आसानी से मिलती नहीं दिख रही उसे चुराना पड़ेगा। तुम चोरी करोगे? मैं हैरानी से बोला। प्रमोशन के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन चोरी का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए किसी और को लगाना पड़ेगा इस काम पर। मगर समस्या ये है कि वहां कोई एक ही कंप्यूटर तो नहीं होगा।
ऐसे में हमारे बंदे को पता कैसे लगेगा कि उसे कौन से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क गायब करनी है? तुम सच में ये करवाने वाले हो? मैं हैरानी से बोला। हाँ भाई, तुमने ही तो कहा कि जरूरी है, और जरूरी कामों को डिले करना मैंने नहीं सीखा है। मैंने 2 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप देखा था उसके ऑफिस में। कंप्यूटर के सामने ऑपरेटर बैठे हुए थे, जबकि लैपटॉप उसके खुद के पोजीशन में था, और मुझे यकीन है कि फाइल टाइप चाहे जिस भी कंप्यूटर पर की गई हो, वह उसे सेंड जरूर की गई होगी। कैसे? नेटवर्किंग के जरिए या मेल करके? अगर दूसरी बात की उम्मीद हो तो उसकी मेल में सेंध लगवाना ज्यादा आसान काम होगा मेरे लिए। मेल भी तो उसने डिलीट कर दी सकती है, लेकिन एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम लैपटॉप या कंप्यूटर चोरी करवाने से तो बढ़िया ही है कि एक बार तुम उसकी मेल आईडी ही चेक करवा लो। समझ तो हो गया। कब तक हो जाएगा? मैं बात करता हूं अपने दोस्त से। आईडी पता है वकील साहब की? हाँ, उसका कार्ड है मेरे पास। बढ़िया, कल सुबह कोई गुड न्यूज देता हूं। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट करके शीला की तरफ देखा। अजीब पुलिस वाला है। चोरी करवाने की बात तो यूं कह रहा था जैसे किसी से कुछ उधार मांग लाने की बात हो। ऐसे मामलों में पुलिस के अपने सोर्सेज होते हैं। कभी किसी चोर उचक्के पर कर दी होगी कोई मेहरबानी, जिसे अब चुकता करते हुए उसे अपने काम के लिए तैयार कर लेना क्या बड़ी बात होगी। जाने दे, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मतलब मेल से कुछ नहीं भी मिला तो आगे मैं उसे चोरी करने की राय तो देने से रहा, लेकिन एक पल को मान ले कि वसीयत का ड्राफ्ट उसकी मेल से बरामद हो जाता है, और उसमें वाकई में सावित्री अग्रवाल का जिक्र भी दिखाई दे जाता है, तो हम उसे हत्या का मोटिव क्यों कर साबित कर पाएंगे? वह भी तब जबकि उसकी कानूनी वैल्यू तो कौड़ी की भी नहीं होगी। नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है। खटकी तो तभी थी जब तुमने मकतूल के ड्राइवर के बयान का जिक्र किया था, मगर अभी मुझे उसमें उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। मतलब भूपेंद्र जैन ने इतना उल्टा सीधा खा लिया कि उसके पेट में एसिडिटी हो गई, जो इतना भयानक विस्फोट कर बैठी कि जिस्म के चिथड़े उड़ गए। फिर बाद में उसके नौकर ने भी उल्टा सीधा खाया, और वह भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है न? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरा असल जोर किसी और ही बात पर था। किस बात पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि उसने कोई खास बात बताई थी मुझे। बताई थी ये कि एक रोज मकतूल उस बैंक में जाने की बजाय जिसमें उसका अकाउंट था, केनरा बैंक पहुंचा था और आधा घंटा वहां रुककर वापस लौटा था। उसमें क्या खास बात है? क्या पता नए बैंक में उसने कोई लॉकर ले लिया। ठीक है, ले लिया, मगर उससे कहता कहता मैं एकदम से चुप हो गया। एग्जैक्टली, वह मुस्कराई। तुम्हारा मतलब है? मैं बुरी तरह हैरान होता बोला। उसने लॉकर अपनी वसीयत रखने के लिए लिया हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब दोनों बेटे उसके प्रावधानों के खिलाफ थे तो उसे भी इस बात का डर रहा हो सकता है कि कल को कोई उस वसीयत को गायब न कर दे। अरे तो कम से कम वकील को तो बताना चाहिए था, बल्कि उससे भी आसान रास्ता तो ये था कि विल को रजिस्टर करवा देता। फिर उसके खोने का खतरा अपने आप दूर हो जाता। फिर उसे अपनी मौत का इम्कान थोड़े ही हो गया था जो वह ये सोच लेता कि वसीयत अगर खो गई तो दोबारा उसे तैयार करवाने का वक्त उसे नहीं हासिल होने वाला था, और अगर वह जिंदा रहता तो चाहे जितनी बार अपनी वसीयत में फेर बदल करवा सकता था।
सब कुछ हो सकता है, बस वही नहीं हो सकता जो मैं कह रही हूँ। हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मेरे सवालों पर गौर कर जवाब दे प्लीज। क्या पता जरूर में वह वसीयत अपने पास ही रखे रहा हो। मगर बेटों का उग्र रूप देखकर उसे लगने लगा कि वसीयत को घर में रखना सेफ नहीं था। साथ ही उसने पूरे मामले पर फिर से विचार करने का भी फैसला कर लिया। इसलिए फौरी तौर पर उसे लॉकर में बंद कर आया। वकील को क्यों नहीं सौंप दिया? क्योंकि नहीं सूझी वह बात उसे। तुम इसे यूं समझो कि लोग बाग हमेशा तार्किक फैसले ही नहीं लिया करते। कई बार बहुत सारे कामों को खामख्वाह भी अंजाम दे बैठते। उसने भी वही किया था। वह बड़ा बिजनेसमैन था। ऐसे लोग खामख्वाह के काम नहीं किया करते। तो कोई और वजह रही होगी जो इस वक्त हमारी समझ से बाहर है। ये भी हो सकता है कि लॉकर उसने लिया ही न हो, या लॉकर तो लिया हो मगर उसे वसीयत रखने के लिए न लिया हो। मतलब उसे चेक किए बिना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। अगर उसने वाकई में कोई लॉकर लिया था शीला, तो सवाल ये है कि उसकी चाबी का क्या किया? क्योंकि वह अगर उसके कमरे से बरामद हुई होती तो पुलिस ने अब तक चेक कर लिया होता, या किसी को बताया क्यों नहीं उस बारे में? आखिरी सवाल का जवाब ये है कि बताने लायक दो ही शख्स थे उस घर में जिन पर से उसका भरोसा उठ चुका था, यानी ईशान और आभासा। बहन को क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि बेटों से झगड़ा होने के बाद वह वसीयत पर विचार करने का फैसला ले चुका था। तब तक वह सावित्री को उसकी खबर नहीं लगने देना चाहता था, क्योंकि एक बार वसीयत देख चुकने के बाद या उसके बारे में जान लेने के बाद अगर बदलाव किया जाता तो उसे ज्यादा दुख पहुंचता, जो कि बड़ा जैन अपनी बहन को नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर तो ये काम भी पुलिस के सुपुर्द ही करना होगा, बल्कि उसके बाद भी लॉकर तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक कि कोर्ट भूपेंद्र जैन के बेटों को उसका तिगत लॉयर नहीं कर देती। 1 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है विक्रांत, और मैं नहीं समझती कि अभी तक उसकी संपत्ति बेटों के नाम ट्रांसफर होने से बची होगी। बड़ा बिजनेस है, कैसे इतना डिले करना अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग? सॉरी, केस अभी परसों ही हाथ लगा है, इसलिए मैं बार बार ये बात भूल जाता हूँ कि उसे मेरे महीना गुजर गया है कहकर मैंने सवाल किया। अब अगर इन बातों को सच मान लिया जाए, यानी हम मान ले कि कत्ल का मोटिव मकतूल की वसीयत ही थी, तो सवाल ये है कि सौरभ यादव की हत्या क्यों की गई, वह भी जैन की मौत के 1 महीने बाद? क्योंकि वह कातिल को पहचान गया था, पहचान कर उसे ब्लैकमेल करने लगा था। तो हत्यारे ने फौरन क्यों नहीं मार गिराया उसे? क्योंकि पहले वह देखना चाहता था कि पुलिस को उसकी कारस्तानी का पता लग पाता है या नहीं। फिर जब उसने देखा कि कोई नहीं जान पाया कि कत्ल कैसे किया गया है, तो उसने यादव को खत्म कर दिया। इसलिए उसकी हत्या में दोनों बेटों का भी हाथ रहा हो सकता है, बल्कि ईशान का, क्योंकि वह उस बिल्डिंग से निकलता देखा गया था जिसमें यादव किराए पर रह रहा था। ठीक है, पहले उस वसीयत का ड्राफ्ट हासिल हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि किसी संभावित लॉकर के बारे में पता लगाना जरूरी है या नहीं, और वक्त बहुत हो गया है, इसलिए ऑफिस बंद करके निकलते हैं यहाँ से, कहता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ। रविवार 04 फरवरी सुबह 8 बजे के करीब मैं सोकर उठा ही था कि मोबाइल रिंग होने लगा। कॉल आदित्य अहिसवाल की थी, जिसे मैंने तुरंत अटेंड कर लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? 1 मिनट पहले कॉल की होती तो मेरा जवाब हाँ में होता। फिर तो अच्छा ही हुआ जो मैंने 1 मिनट बाद किया। कुछ पता लगा? हाँ, खबर धांसू है। सुनाओ। ड्राफ्ट मिल गया?
हालांकि मेल उसने डिलीट कर दी थी, लेकिन ट्रैश का फोल्डर खाली करना भूल गया था, इसलिए बड़ी आसानी से मिल गई। मैं उसका प्रिंट भी निकलवा चुका हूं, और अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो तुम्हारे फ्लैट पर आ जाता हूं। आधे घंटे बाद आना प्लीज। ठीक है, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आने नित्यकर्म से निवृत्त होते होते आधा घंटा यूं ही गुजर गया। उसके बाद मैं किचन में पहुंचकर चाय तैयार कर ही रहा था कि कॉल बेल बज उठी। जाकर दरवाजा खोला तो आदित्य अहिसवाल को फुल वर्दी में वहां खड़ा पाया। फिर उसे बैठाने के बाद 2 कपों में चाय उंडेल लाया और एक उसे थमाता हुआ बोला, हमारे मतलब की कोई बात है या नहीं वसीयत के ड्राफ्ट में? नई बात कोई नहीं है, लेकिन ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हारा अंदाजा एकदम सही साबित हुआ। कहीं तुम्हारी क्लाइंट ने ही तो नहीं बता दिया था कि वसीयत में क्या दर्ज था? उसे तो ऐसी किसी वसीयत की भनक तक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। फिर तो वाकई कमाल के आदमी हो तुम। थैंक यू। अब बताओ क्या है इसमें? पूरी नहीं पढ़ना चाहोगे? नहीं, क्योंकि जानता हूं खास बातें बस कुछ लाइनों में लिखी होती हैं। बाकी तो जो होता है बकवास ही होता है, जिसे कानूनी झमेलों से बचने के लिए लिखा गया होता है। ओके, तो काम की बात यह है कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक मेजर बेनिफिशियरी तो जैन के दोनों बेटे ही हैं, मगर घर के महाशय को 10 लाख, बाकी के नौकरों को 5 से 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। नौकरों के नाम का जिक्र नहीं है, बस ये लिख दिया गया है कि उसकी मौत के वक्त घर में जितने भी नौकर हों, नए या पुराने, उन्हें 5 से 5 लाख रुपए दे दिए जाएं। लेकिन महाराज का जिक्र नाम के साथ किया गया है। हाँ, और वे निर्देश दिए गए हैं कि वसीयतकर्ता की मौत के बाद वह उसके घर में काम करता हो या न करता हो, वह रकम उस तक पहुंचा दी जाए। परलोक सुधारना चाहता था मरने वाला। हो सकता है बहन के नाम क्या छोड़कर गया है? अंदाजा लगाओ कि कितना छोड़ा हो सकता है। हाँ, ये पहले ही बता देता हूं कि रकम बड़ी है, 1 करोड़। गलत जवाब, पूरे 7 करोड़ उसके नाम करके गया है। कमाल है, लेकिन 7 का क्या मतलब बना? लोग बाग 5 करते हैं, 10 करते हैं। वह रकम भी 7 करोड़ ही थी विक्रांत बाबू, जिसके कारण सावित्री अग्रवाल के पति को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसलिए मुझे लगता है मरने वाला जानबूझकर वही रकम अपनी बहन के नाम छोड़ गया तो तब कह सकते थे जब वसीयत मिल गई होती। अभी तो झुंझुना भी उसके हाथ नहीं लगने वाला। हाँ, वे तो एकदम सही कह रहे हो तुम। मेरी निगाहों में एक ऐसी जगह है इंस्पेक्टर साहब, जहां से वसीयत बरामद होने की थोड़ी बहुत उम्मीद बनती नजर आ रही है, मगर उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि वह मेरे बस से बाहर का काम है। फिर भी करने की कोशिश करूंगा तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या चाहते हो? जवाब में मैंने उसे केनरा बैंक के संभावित लॉकर वाली थ्योरी बता दी। सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, पता कैसे लगा? नहीं, पता नहीं लगा, सिर्फ अनुमान है कि वहां मकतूल का कोई लॉकर हो सकता है जिसकी खबर किसी को नहीं है। ड्राइवर को भी बस इतना मालूम है कि एक रोज वह आधे घंटे के लिए उस बैंक में रुका था, इसलिए हो सकता है उसकी कोई दूसरी वजह भी रही हो सकती है। ड्राइवर ने वह बात पुलिस को तो नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम लोगों ने जो सवाल किए होंगे उसका केंद्र पूरी तरह भूपेंद्र जैन की मौत रही होगी, जबकि मैं आगे पीछे टटोल रहा था। इसलिए उसे वह बात बताना याद आ गया। ओके,
तो चलो सबसे पहले यही पता करते हैं कि वहां मरने वाले का कोई लॉकर है या नहीं। अगर हुआ तो कोर्ट परमिशन लेकर उसे खुलवा लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये 4 दिनों का वक्त जरूर लग जाएगा। मुझे लेकर जाओगे? क्या हर्ज है? कोई नहीं, ठीक है, 10 मिनट का वक्त दो तैयार होने के लिए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जितना चाहे ले तो यार, तुम्हारी खातिर तो मैं पूरे दिन यहाँ बैठे रह सकता हूँ, वह हंसता हुआ बोला। सच कहता हूँ, ऐसा मेरी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी जब कोई पुलिस वाला यूं मेरे सामने बिछा जा रहा हो। जबकि मदद तो मैं कईयों की पहले भी कर चुका था, कहीं ज्यादा बड़ी मदद। जैसे कि सब इंस्पेक्टर नरेश चौहान आज अमर आजादी की सांस ले रहा था तो उसका क्रेडिट पूरा पूरा मुझे ही जाता था, वरना तो दोहरे मर्डर के इल्जाम में कब का जेल पहुंच गया होता। उस बात के लिए वह एहसान भी मानता था मेरा। मगर आदित्य अहिसवाल का अंदाज कुछ जुदा किस्म का था, वह भी तब जबकि मैं अभी तक उसके हक में कुछ कर पाने में कामयाब नहीं हो पाया था। बहरहाल मैं वहां से उठा और जल्दी जल्दी तैयार होने में जुट गया। 9:45 बजे हम बैंक पहुंचे और 15 मिनट गाड़ी में ही इंतजार करने के बाद ठीक 10 बजे भीतर दाखिल हो गया। मैनेजर अपने केबिन में बैठा दूर से ही दिखाई दे गया। फिर मुझे ये भी पता लग गया कि वह अहिसवाल एक दूसरे से पूर्व परिचित थे। केबिन में पहुंचकर हमने उससे हाथ मिलाया, फिर सामने रखी कुर्सियों पर अगल बगल बैठ गए। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आदित्य, उसने पूछा। बस 1 महीने गुजरे हैं, न्यू ईयर पर तो मिले ही थे हम इसी साल। और क्या 2-4 साल पहले, कहता हुआ वह हंस पड़ा। चाय मंगाऊं? मैनेजर सत्यवीर ने पूछा। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पीकर हटा हूँ, कहने के बाद वह मेरी तरफ इशारा करके बोला, ये हैं दिल्ली के टॉप प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रांत साहब। मिलकर खुशी हुई विक्रांत जी। थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? भूपेंद्र जैन का नाम सुना था कभी? हाँ, ये भी जानता हूँ कि 1 जनवरी को वह अपने घर में मरे पाए थे और आज तक उनकी मौत की वजह पता नहीं पाई। 10 दिन पहले एक न्यूज चैनल पर उस खबर का रिपीट टेलीकास्ट बड़े ही नाटकीय ढंग से दिखाया गया था। तब उन लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। मेरी बेइज्जती कर रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के वक्त में मीडिया कितनी गैर जिम्मेदार हो गई है। फिर मैं तुम्हें पर्सनली जानता हूँ, इसलिए इतना तो पता ही है कि अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी होगी। थैंक यू, अहिसवाल बोला। मैंने वाकई में कोई ढील नहीं बरती और अभी का हाल ये है कि मैं और विक्रांत साहब मिलकर उस केस पर काम कर रहे हैं, न कि पुलिस ने उसे भुला दिया है। पता कैसे नहीं लगा कुछ? इसलिए नहीं लगा सत्यवीर, क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ये बताने में कामयाब नहीं हो पाया कि उसकी जान कैसे गई थी। और जब हत्या का तरीका ही नहीं पता चला तो कातिल क्या खाक पकड़ा जाता? ऐसा कौन सा जादू कर गया था हत्यारा? ठीक कहा, जादू ही कर गया। ऐसा जादू जिसने सबको अंधा बनाकर रख दिया है, कहकर उसने पूछा, तुम कैसे जानते थे मरने वाले को? अपनी मौत से कुछ रोज पहले उन्होंने हमारे बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाया था, लॉकर भी लिया था, मगर हैरानी की बात ये रही कि पासबुक, चेकबुक या डेबिट कार्ड के लिए साफ मना कर दिया। दोबारा आकर ले गए होने? नहीं, दोबारा नहीं आया। लॉकर में कुछ रखा भी था या अभी खाली पड़ा है? रखा बराबर हो सकता है, मगर मैं गारंटी नहीं कर सकता। बात कुछ समझ में नहीं आई। जब जैन साहब वहां आए थे तो उनके हाथों में एक लिफाफा था जो जाते वक्त मुझे नहीं दिखाई दिया।
इसलिए हो सकता है उस लिफाफे को लॉकर में छोड़ गए हों। कैसा लिफाफा? मेरा मतलब है कागजात रखने वाला या किसी दूसरे किस्म का। कामजात वाला ही, लेकिन थोड़ा बड़ा था। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बराबर? हाँ, इतना बड़ा तो था ही, उसमें ऑफलाइन खरीदे गए स्टॉम्प पेपर्स समा जाते। लेकिन उसके बारे में इतने सवाल क्यों? क्योंकि हमें लगता है उस लिफाफे में मरने वाले की वसीयत थी। अगर ऐसा है तो अभी तक उनके घर से कोई लॉकर पर कब्जा करने क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि किसी को उस बात की खबर ही नहीं है। हम भी बस सूत्रों को जोड़ते हुए यहां पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसमें 1 महीना लग गया। ओह, फिर तो मुझे उन दोनों को फौरन खबर करनी होगी। नहीं करनी होगी, क्योंकि अब ये पुलिस का मैटर है। लॉकर कोर्ट के आदेश पर ही खोला जाएगा, और उस बाबत कोर्ट मैं आज ही तुम्हें मेल कर दूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन ये गलत होगा। पहले मैं इसलिए खामोश था क्योंकि सोचता था मरने वाले के बेटों को यहाँ बाप का अकाउंट और लॉकर होने की खबर थी। मतलब आज नहीं तो कल कोर्ट ऑर्डर के जरिए उस पर अपना हक जमाने पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अब चूंकि मैं जान चुका हूं कि उन्हें नहीं मालूम, तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें खबर करने का। क्या बुराई है? मैं बोला। बुराई ही बुराई है विक्रांत। मान लो यहाँ पहुंचकर उन लोगों ने लॉकर पर अपना अधिकार साबित करते हुए उसे खोलकर वसीयत निकाला और गायब कर दिया, तो हम क्या कर लेंगे? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैनेजर हैरानी से बोला। लंबा किस्सा है, तो मत सुनाओ, लेकिन उन्हें खबर करना फिर भी जरूरी है। हाँ, मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि लॉकर पुलिस की अनुपस्थिति में नहीं खोला जाएगा। अब बोलो, क्या कहते हो? नहीं खुलेगा। साफ कह दूंगा कि लॉकर चेक करना है तो पहले पुलिस की परमिशन लेकर आओ। बढ़िया, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू चाय पूछने के लिए। तुमने भी कहा? तुमने मंगाई ही कहा कहकर वह उठा तो मैं भी उठकर खड़ा हो गया। फिर मैनेजर को धन्यवाद देकर अहिसवाल के साथ बाहर निकल आया। वसीयत बरामद हो जाए विक्रांत बाबू, और वह उस ड्राफ्ट की कॉपी निकल आए जो हमारे पास मौजूद है, तो समझ लो मजा ही आ जाएगा। ईशान और आभास जैन के तो छक्के छूट जाएंगे। ठीक कहते हो, मगर उससे हमारा कुछ भला होता तो नहीं दिखाई दे रहा। होना जब तुम साथ हो तो क्यों नहीं होगा? आखिर वसीयत वाली बात भी तो तुम्हारे सड़क ही सामने आई है, वरना तो कब का उसे भुला चुका था। वह मुझे बड़ा था या सच में बड़ी तोप समझे बैठा था, कहना मुहाल था। ये भी सकता था कि आगे बढ़ने के तमाम रास्ते बंद देखकर उसे मुड़ में आशा की किरण नजर आने लगी हो। जो भी था बरामद तो हो जाए। वैसे जितने गोपनीय ढंग से वसीयत को यहाँ बैंक लॉकर में छिपाया गया था, अहिसवाल बोला, उससे तो यही लगता है कि सारा खून खच्चर उसी के कारण हुआ होगा। मेरा दिल कह रहा है कि होकर रहेगा, लेकिन मेरा मन ये मानकर राजी नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर साहब की महज 7 करोड़ रुपए बचाने के लिए दोनों भाइयों ने अपने बाप को खत्म कर दिया होगा। 50 लाख और जोड़ लो, जो नौकरों को मिलने वाले थे, यानी कुल जमा रकम हुई 7.5 करोड़। और तुम्हें ये इतनी कम क्यों महसूस हो रही है? जबकि लोग बाग 1000 रुपए के लिए भी कत्ल कर दिया करते हैं। जरूर कर देते होंगे, मगर वैसा करने वाला कोई करोड़पति इंसान नहीं होता होगा। इसीलिए मुझे 7.5 करोड़ की रकम बाप की हत्या के मुकाबले बहुत कम जान पड़ती है। जरा ईशान और आभास की हैसियत तो देखो। रकम मामूली भले ही न है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसे बचाने के लिए अपने जन्मदाता की मौत की नींद सुला दे।
तो वसीयत के साथ साथ किसी और बात का भी दखल रहा होगा। कौन सी बात का? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।